तो कल हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, AC वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर, है ना। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि ये कैपेसिटर है और इसको हमने AC वोल्टेज दिया, तो यहाँ से करंट बाहर निकला, कैपेसिटेंस C, ठीक है। तो हम लोगों ने आउटकम यहाँ से निकाला था, I इक्वल्स टू क्या आया था, Im साइन ओमेगा t प्लस या माइनस प्लस पाई बाई 2, ओके। तो इससे हम लोगों ने ये बता लिया था कि करंट जो है 90 डिग्री से आगे है, और शॉर्टकट भी बताया था C से करंट A से आगे, कैपेसिटर में करंट आगे होता है, ठीक है, और वोल्टेज पीछे होता है। तो इसका जस्ट अपोजिट इंडक्टर में करंट पीछे होगा और वोल्टेज लीड करेगा, है ना। तो आगे पीछे का मतलब, जैसे इंग्लिश में वर्ड रहेगा, पीछे का मतलब लैग, है ना, LAG लैग, ठीक है, और लीड मतलब आगे, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, और इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था IM जो होता था, दिस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में कुछ रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते थे, XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाता है, ये रेसिस्टेंस नहीं है, ठीक है। और XC इक्वल टू क्या होता था, 1 अपॉन ओमेगा C, एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई न्यू या F इंटू C, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि XC इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, और XC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है। और इसका ग्राफ भी हम लोगों ने प्लॉट कर लिया था, है ना, XC वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ इस तरह से हमारा होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली थी, ठीक। अब एक चीज़ आप लोग कोई पूछे नहीं, ठीक है, कि हम लोगों ने मैथमेटिकली तो बता दिया कि करंट जो है यहाँ पर 90 डिग्री फेज से लीड कर रहा है, ठीक है। इसका फेजर डायग्राम आप लोगों को याद है, ये तो दिख ही रहा होगा ना। चलो फेजर डायग्राम आप लोगों को कैसा था इसका, वो भी एक बार रिकॉल करा देता हूँ, क्योंकि घर पे आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, सबसे मेन क्या है, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम आप कुछ इस चैप्टर में याद रखिए ना रखिए, फेजर डायग्राम याद है ना, तो आप कभी भी न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर से। पूरे चैप्टर में हमेशा फेजर डायग्राम दिमाग में घूम रहा है ना, इक्वेशन अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। सबसे मेन है फेजर डायग्राम। तो इसका फेजर डायग्राम अगर आप याद करिए, तो ये क्या था आपका, करंट और वोल्टेज, सॉरी ये क्या था, वोल्टेज, और करंट इसमें क्या होगा, 90 डिग्री आगे होगा इससे, है ना। सो दिस इज I, ठीक। और इसी के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने इसका टाइम डायग्राम भी पढ़ा था, वो तो उधर दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो है आपका, दिस इज अगर ये वोल्टेज है, ठीक, तो करंट हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ऊपर से, यहाँ से, है ना। क्यों हुआ था, देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे, अभी एक्चुअल में रेसिस्टर रहता था तो ऐसा केस होता था, रेसिस्टर नहीं है तो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में क्या बोला, करंट आगे चलना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट आगे का मतलब आप क्या सोचते हैं, दिस इज योर ओमेगा t, आगे का मतलब कि करंट यहाँ से अगर है तो 90 डिग्री आगे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। कुछ बच्चे इसको ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि ये आगे यहाँ पर है एक्चुअली में रेसिस्टर, तो 90 डिग्री आगे का मतलब यहाँ से ऐसे चलना चाहिए क्या, नहीं, करंट आगे का मतलब है पहले चलना चाहिए, टाइम ये 90 डिग्री यानी क्वार्टर साइकिल पहले चलना शुरू हुआ होगा, तो 90 डिग्री पहले यहाँ से चलना शुरू किया होगा ये, ठीक है। तो ये 90 डिग्री के बाद यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, इस तरह से। आ रही बात समझ में सबको, क्लियर है कि नहीं। 90 डिग्री ये यहाँ से चलना शुरू किया, बट इसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, है ना। सो करंट आपका यहाँ से शुरू होगा, दिस इज योर IM एंड दिस इज VM, है ना। तो यहाँ से ऐसे, जब वोल्टेज आपका मैक्सिमम था तो करंट 0, और जब वोल्टेज 0 था तो करंट मैक्सिमम, एंड सो ऑन, इसी तरह से पूरे साइकिल में चलता रहेगा। क्लियर है इतना, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों से अगर मैं ये पूछूं, बताओ बच्चों ऐसा हुआ क्यों कैपेसिटर में, ऐसा ये मजाक नहीं लग रहा है कि देखिए यहाँ पर ये वोल्टेज है, अब बोल रहा है कि वोल्टेज दिया ही नहीं, करंट पहले है,
नहीं समझ में आ रहा है? 90 डिग्री से आगे शुरुआत की अगर आप बात करें, यहाँ पर कुछ भी इसको वोल्टेज नहीं दिया और यहाँ पर करंट आ गया, कैपेसिटर में करंट कहाँ से आ गया? बात नहीं समझ में आ रही है? ये मजाक नहीं लग रहा है कि ऐसा लग रहा है सब कुछ गलत ही पढ़ लिए हैं हम लोग? यहाँ पर आपका वोल्टेज है ही नहीं और करंट ऑलरेडी है कैपेसिटर में। व्हाट इज दिस? सब गलत? नहीं समझ आ रही बात? करंट आगे का मतलब क्या हुआ? वोल्टेज है ही नहीं और करंट हो गया और चार्ज हो गया उसके पास। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकते हैं? बताइए कोई। कौन सा इंड्यूस्ड करंट? इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? कहाँ से पढ़ लिया इंड्यूस्ड करंट? कैपेसिटर में इंड्यूस्ड करंट कहाँ से आया भाई? कहाँ मैग्नेट? कैपेसिटर भाई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ही नहीं। इंडक्टर में बोलते तो मान लेता है ना, वहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी होती है, इसमें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, हाँ क्या होगा? एज्यूम कर रहे हैं? नहीं, एज्यूम तो हमने उसको वेक्टर की तरह ट्रीट किया था, एज्यूम वो किए थे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसमें बताता हूँ, बट मैं एक अलग से, क्योंकि ये सब चीज़ें सिलेबस में है नहीं अपने सीबीएसई में। ठीक है, तो अलग से लेक्चर दे देंगे, उसमें चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये भी बताएंगे कि इंडक्टर में करंट क्या हो रहा था? इंडक्टर में करंट लीड या लैग वोल्टेज लीड क्यों किया? ठीक है, फिर ये इसमें कैपेसिटर में करंट लीड क्यों किया? ये सब क्या है कि लॉजिकल बातें हैं और सीबीएसई में ऐसे है नहीं, तो इसको अलग से एक लेक्चर। अभी आपको बस मैं सिर्फ इतना समझा दे रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की इस तरह से इसलिए हुआ होगा। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से, ये आपका एसी सोर्स है और यहाँ पर कैपेसिटर है। ठीक है, इस दोनों के बीच में कुछ भी कनेक्टेड है या नहीं? बोलिए, कैपेसिटर और सोर्स के बीच में कोई भी चीज़ कनेक्टेड है या नहीं है? बोलो ना, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी जो भी वोल्टेज सप्लाई होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा, बीच में कुछ भी लॉस नहीं हुआ। ठीक है ना, तो इसके पास वोल्टेज कहाँ से आएगा भाई बताओ? कैपेसिटर है अभी अनचार्ज है, वोल्टेज कहाँ से आएगा? नहीं होगा ना, अनचार्ज है, चार्ज होगा तभी तो इसके पास वोल्टेज होगा। नहीं समझ आ रहा है? ठीक है, तो इस वजह से जब ये वोल्टेज यहाँ से देना चाहेगा उस समय में हम ये कह रहे हैं कि यहाँ का जो वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज दोनों सेम होगा, तो इसका मतलब इसको ऑलरेडी चार्ज होना चाहिए, तभी तो वोल्टेज सेम होगा। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि करंट इसके पास पहले से, ये जो ग्रो हो रहा है ना यहाँ से वोल्टेज और करंट है ना, तो शुरुआत में देखिए बहुत ही तेजी से जो है वोल्टेज सप्लाई होता है, तो बहुत ही तेजी से ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है इस तरह से वोल्टेज। ठीक है, तो कैपेसिटर में करंट जो है इस वजह से वोल्टेज को इक्वेट करने के लिए इसके पास करंट बहुत ही रैपिडली है ना 90 डिग्री है ना फेज आगे से ये काम करना शुरू करेगा। ठीक है, सो दैट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट कैन बी मेंटेन्ड। ठीक है, तो यहाँ से करंट जाएगा तभी तो इसके ऊपर चार्ज होगा, चार्ज एक्वायर होगा तो फिर यहाँ पर V = Q/C। नहीं समझे बात को? फिर Q/C और ये Vm sin ωt दोनों इक्वेट होगा। समझ गए? तो सेम इसी पर्पस से करंट जो है लीड करता है। ये बेसिक बात थी, बट इसके बारे में बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं जिसको हम लोग डिटेल में कभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? तो इस वजह से हम लोग ये मान सकते हैं कि करंट लीड कर रहा होगा, बाकी और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हम लोगों को। ऐसा थोड़ी होता है कि वोल्टेज दे दिया, मतलब वोल्टेज है ही नहीं, करंट जो है आगे बढ़ गया, ये क्या होता है? ठीक है, तो ये एक हम लोग इस तरह से प्रेडिक्शन किए, प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। तो कैपेसिटिव हो गया, अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्या कि अब कॉम्बिनेशन में दो को हम लोग एक साथ कंबाइन कर देंगे। ठीक है, क्या कर दिया मैंने? दो को एक साथ कंबाइन कर देंगे। किस दो को? AC थ्रू पहले हम लोग इंडक्टर पढ़े थे, सबसे पहले रेसिस्टर पढ़े थे, फिर इंडक्टर, फिर कैपेसिटर।
दो दो को कंबाइन करते हैं, पहले R के साथ L को रखेंगे, फिर R के साथ C को रखेंगे, और L और C का कॉम्बिनेशन को लास्ट में LC ऑसिलेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, वो थोड़ा अलग हटके होता है, ठीक। तो AC थ्रो RL या LR सर्किट बोल सकते हैं, ठीक है, RL या LR सर्किट, ठीक है। तो R मतलब रेसिस्टिव और L मतलब इंडक्टिव, ठीक है। तो R और L को, रेसिस्टर और इंडक्टर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और कैसे है ये, कैसे कनेक्ट किया हमने, सीरीज में, ठीक है, कीप इन माइंड। तो ये हो गया आपका रेसिस्टर, ओके। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पर एक इंडक्टर को भी लगा देते हैं सीरीज में, सही है। और थोड़ा सा यहाँ नीचे कुछ कुछ लिखना है, तो इसलिए यहाँ पर गैप ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, इतना। दिस इज RL, ठीक है। जब यहाँ से आपका, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि ये कैसे हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक ऐसा सर्किट सिर्फ प्योर इंडक्टर होगा, इंडक्टर, ठीक है। तो इंडक्टर की भी कुछ अपनी रेसिस्टेंस होगी या नहीं होगी, जो उसके जो कॉइल्स होंगे, ठीक है, उसकी भी कुछ अपनी रेसिस्टेंस होगी, है ना। तो इसलिए L और उसका अपना रेसिस्टेंस ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर कोई एक्सटर्नल रेसिस्टर भी इसमें सीरीज में कनेक्ट कर दिए, ठीक है, समझ गए। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी में LR सर्किट बनेगा, ओके। क्योंकि जो प्योर इंडक्टर या आइडियल इंडक्टर होता है उसका रेसिस्टेंस 0 मानते हैं। कोई कॉइल है, ठीक है, उसका भी कुछ अपना अपना रेसिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो एक आइडियल कंडीशन में ही उसका अपना रेसिस्टेंस नहीं होगा, अदरवाइज हमेशा होगा, ठीक है। तो इसलिए उसके साथ उसका रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। जैसे हम लोग सेल के बारे में बचपन में पढ़ते थे कि सिर्फ उसका पोटेंशियल ड्रॉप होता है, बट जब 12th में आए तो सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी तो जाने, उसकी वजह से भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो उसी तरह से इसमें भी है, ठीक है, या तो एक्सटर्नली कनेक्ट कर दिए या फिर इंटरनली भी हो सकता है अपना, ओके। तो इस तरह से RL सर्किट बना, क्लियर है इतना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा V इक्वल्स टू VM साइन, V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा t, ठीक है। और करंट यहाँ से निकला, यहाँ पर करंट आएगा, ठीक है, ये आपका करंट का डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ जो वोल्टेज होगा दोनों सेम फेज में होगा, इसको हम लोग VR से डिनोट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, थोड़ी देर पहले इसको समझ लीजिए, फिर कुछ नहीं, आसान है बिल्कुल। फेजर डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद खत्म काम, ठीक है। करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर गए तो करंट तो बेचारा इसी डायरेक्शन में है, कोई दिक्कत नहीं इसको, बोलिए। अच्छा, वोल्टेज और करंट दोनों आपस में दिक्कत करेगा। अगर मैं बोलूं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ VL, तो सही है या गलत है? करंट के ही डायरेक्शन में वोल्टेज का डायरेक्शन सही है या गलत? अरे सही या गलत? क्या इंडक्टर के करंट केस में करंट और वोल्टेज का डायरेक्शन सेम होता है? दोनों के बीच में एंगल होता है या नहीं होता है? अरे क्या बोलूं, करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज रिलेशनशिप नहीं होता है क्या? कितने का? 90 डिग्री का। तो यही करंट का डायरेक्शन और दोनों के बीच में ये एंगल 0 नहीं हो रहा है यहाँ पे, बट आपको क्या दिखाना है? 90 डिग्री, है ना। तो क्या करेंगे आप, ये किस चीज का डायरेक्शन हो जाएगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ VL, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर। ये देखिए, ये VR हो गया और ये 90 डिग्री आगे। क्या ये गलत लिखा? नहीं समझ में आया? रेसिस्टर VR इधर है और इसी डायरेक्शन में करंट भी है, अरे बोलो। और तो यहाँ से 90 डिग्री आगे ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए ना, ठीक है। अब अगर इसका हम फेजर डायग्राम बनाना चाहें, ठीक है, तो ये आपका VR है, ठीक है, ये आपका VR, और
इंडक्टर में एसी करंट, मैंने ये तो नहीं बोला कि पास ही नहीं करता है, अलाउ करता है, ठीक है, वो एसी को ब्लॉक करता है, ठीक है, और वो बताया तो वो चार्जिंग और मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ गए। अरे एसी अप्लाइड थ्रू इंडक्टर पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, तो उसमें करंट और वोल्टेज आया था कि नहीं आया था, दोनों के बीच में फेज रिलेशनशिप था कि नहीं था, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल ही पास नहीं करेगा, उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, चलो उसको भी समझाऊंगा मैं, ठीक है। पास करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि उसके थ्रू पास ही नहीं करेगा, बिल्कुल वो रुक ही जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो ये VR है, यहाँ से 90 डिग्री आगे ये हो जाएगा क्या, VL। क्लियर है इतना, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर दें इसको, ये VL हो गया, ठीक है। अब ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक, फेजर डायग्राम में, ये V और I और इधर ओमेगा T, ठीक है। अब देखिए इसके पैरेलल हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा बताइए, ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये कौन सा वेक्टर हुआ बोलिए ना, ये VL और ये VL दोनों इक्वल होगा, ठीक, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये VR है, ये वाला वेक्टर VR वेक्टर है, तो ये वाला भी वेक्टर क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में, ठीक है। तो ऐसे केस में जो रिजल्टेंट होता है वो कुछ ये वाला होता है, बोलिए, सो दिस इज द रिजल्टेंट, ठीक है। ये V, इसको हम लोग क्या नाम दे दें, V, ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, ये V वेक्टर हो गया, ठीक। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, क्या होगा बताइए, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो कैन वी राइट दिस एज VR वेक्टर प्लस VL वेक्टर इज इक्वल्स टू VR वेक्टर, यस और नो, ठीक है, सॉरी या V हो गया, ये ओनली V है, रिजल्टेंट वेक्टर है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये VR, इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर इज इक्वल्स टू V, समझ गए, इधर हमने रूट लगा दिया है तो यहाँ से ये स्क्वायर था वो हटके इधर रूट हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। अब एक बात बताइए कि वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर कितना आया होगा, यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू IR, ठीक, ये विजिबल है ना, देखो, और VL इक्वल्स टू कितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कितना ड्रॉप होगा बताइए, VL I इंटू इसका रेसिस्टेंस, कितना होता है इसका रेसिस्टेंस, ओमेगा L या XL बोलते हैं ना, कि L बोलेंगे सिर्फ, XL, तो I इंटू XL, आ रही बात समझ में सबको। चलिए तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि VR की जगह पे हम लोग क्या लिख दें, IR का होल स्क्वायर, VL की जगह पे क्या लिख दें, I इंटू XL का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, है ना, V, और इधर क्या हो जाएगा, रूट, सही है। तो यहाँ से आप देखिए दिस I स्क्वायर कॉमन हो गया, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का अंडर रूट एंड दिस इज इक्वल्स टू V, ठीक है। तो I स्क्वायर से I, ठीक है, बाहर, और अंडर रूट क्या होगा, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इज इक्वल्स टू V। तो
V अपॉन आई, है ना, इक्वल्स टू क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस V अपॉन आई, पावर, रेसिस्टेंस, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लो, है कौन, ठीक है। V अपॉन आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो V अपॉन आई क्या होता है, आर या रेसिस्टेंस बोलेंगे ना, लेकिन यहां पर कैसा रेसिस्टेंस होगा बताइए, कैसा रेसिस्टेंस होगा ये, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। नहीं समझ में आ रहा है, इसको हम लोग एक अलग चीज, अलग नाम से पुकारेंगे। अब वहां पर देखिए सिर्फ आर रहता था तो रेसिस्टेंस, एल रहता था तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, सी रहता था तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्लियर है, ठीक है। और जब दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, या दो से ज्यादा होगा, तो ऐसे केस में एक नया नाम हम लोग देंगे, क्या नाम देते हैं, मालूम है किसी को, दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग डिनोट करेंगे जेड से, ठीक है। सो दिस जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का अंडर रूट, एंड दिस जेड इज कॉल्ड, नया नाम यहां से, व्हाट इज दिस, इंडिपेंडेंस, इम्पीडेंस, ठीक है, समझ में आ गया। जब आर एल हो, आर सी हो, आर एल सी हो, तो हम लोग वहां पर जो रेसिस्टेंस आएगा ओवरऑल, ठीक है, उस इफेक्टिव रेसिस्टेंस उसको बोलेंगे इम्पीडेंस। क्लियर है सबको, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी को आप लोग यहाँ से जेड को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्सएल को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल का होल स्क्वायर, और इसी को और आप लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स ओमेगा को 2 पाई इंटू न्यू इंटू एल का होल स्क्वायर। सो जेड कैन बी ऑल्सो रिटन एज आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। इतना कोई प्रॉब्लम किसी को, इसके ऊपर में ढेर सारे क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे करने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए, ओके। और फिर फ्रॉम फिगर आप यहाँ से देखिए, ये जो वी आर है, दिस इज वी एम साइन ओमेगा टी, तो ये एंगल को आप यहाँ से क्या मान लीजिए, ओमेगा टी, ठीक है, समझ गए। और ये जो है, इस एंगल को आप यहाँ से क्या मान लीजिए, फाई, क्योंकि ये वाला पूरा 90 डिग्री है, समझ रहे हैं ना। तो इस वाले ट्रायंगल में हम लोग का नाम दे देते हैं ओ ए बी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी अगर हम लोग देखेंगे तो 10 फाई, ठीक है, इसका वो निकालते हैं ना रिजल्टेंट, जो फर्स्ट वाले वेक्टर से रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा होता है ना, तो वही है 10 फाई, दैट इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, वी एल अपॉन वी आर, ओके। सो वी एल कितना, आई इंटू एक्सएल, वी आर कितना, आई इंटू आर। सो यहाँ से 10 फाई की वैल्यू क्या हो गई बताइए, एक्सएल बाई आर, एंड दिस 10 फाई इज ऑल्सो व्हाट इज, ओमेगा एल अपॉन आर, एक्सएल ओमेगा एल। तो ये सारी वैल्यूज है इसमें, ठीक है, क्लियर, कंप्लीट हो गया ये आरसी सर्किट, ठीक है ना भाई। चलिए अब हम लोग एसी थ्रू क्या पढ़ेंगे, एसी थ्रू आरसी सर्किट और या सी आर सर्किट, ठीक है, डन। एसी थ्रू आरसी सर्किट या सी आर सर्किट, सबको समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, सिंपल सिंपल सी चीज़ थी, बट आपको सिर्फ रेसिस्टेंस रिएक्टेंस वगैरह सब निकालना था, ठीक है। तो आप देखें ओवरऑल मेन क्या सबसे रोल प्ले कर रहा है, कौन, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बन गया, वेक्टर इक्वेशन बनी, वेक्टर इक्वेशन बनी, उसका सिंपल कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे मेन होता है फेजर डायग्राम, अगर आपके दिमाग में सेट है तो सारा काम सेट हो गया। क्या क्या पैरेलल नहीं, सीरीज ही रहेगा। आरसी या सीआर कुछ भी,
ये इसको थोड़ा लेफ्ट से लेके चलते हैं। चलिए अब देखिए, हाँ, v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, इतना करंट हो गया। अब इस केस में जो वी आर होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, करंट आगे रहता है, कैपेसिटर में करंट आगे तो वोल्टेज पीछे, यानी वोल्टेज को पीछे रखना पड़ेगा, है ना। तो वोल्टेज अगर आपका पीछे है यानी वी आर पीछे है, ठीक है, तो वी सी, सॉरी गलत कर दिया, ये अगर मैं इसको वी सी रखूंगा तो ये सही है गलत है? अरे वी आर और आई तो एक ही डायरेक्शन में है, और वी सी यहाँ से 90 डिग्री आगे, वोल्टेज आगे होता है क्या 90 डिग्री? नहीं, तो गलत किया ना। तो कैसा बनेगा इसका डायग्राम? नीचे आ जाएगा, है ना। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी आर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी सी। आ रही बात समझ में? ये एंगल 90 डिग्री का। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। तो अगर हम इसका फेज डायग्राम बनाना चाहें, फेजर, सो अगेन देखिए, वी सी नीचे लाना पड़ेगा ना। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी आर, फिक्स है ये, यही डायरेक्शन आपका करंट का भी है, ठीक है। और यहाँ से 90 डिग्री पीछे चलेंगे वी सी के लिए, है ना। अभी ये जो लेंथ है इसका ये फिक्स नहीं है, ठीक है। हो सकता है वी आर और वी सी में कौन बड़ा है कौन छोटा है पता नहीं है, ठीक है। एक हम मैंने एज्यूम कर लिया कुछ भी लेंथ। सो दिस इज वी सी, ओके, एंड दिस इज वी आर। तो अगेन फिर से हम लोग वही पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, है ना। मतलब इसके पैरेलल यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है, नहीं तो ये वाला बन जाएगा। ये कौन सा हो गया आपका? वी आर, ठीक है, क्लियर। और इसके पैरेलल वी सी, समझ आ रहा है सबको? ये पैरेलल ड्रॉ किया तो डॉटेड लाइन जाएगा, है ना। क्लियर है इतना? अब इस दोनों का रिजल्टेंट जो होगा दोनों के बीचों बीच, तो इस दोनों का रिजल्टेंट दोनों के बीचों बीच ये रहा, है ना। फर्स्ट वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को। सो दिस इज व्हाट? रिजल्टेंट वेक्टर v। समझ आ रहा है सबको? एनी प्रॉब्लम? सो दिस इज रिजल्टेंट v, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ आप लोग बता दीजिए जल्दी से क्या करें। ये इतना दिख रहा है ना इसमें, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, क्या होगा? v इक्वल्स टू वी सी प्लस वी आर, या फिर हम लोग वी आर प्लस वी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है इतना। चलिए, बट वी आर कितना? अच्छा, इसमें इसको पहले हम लोग उस फॉर्मेट में भी ले आते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ से वी आर कितना, डायरेक्ट लिख दूँ क्या? इतना तो आप लोग जानते ही हैं, कितना लिखते रहेंगे, ठीक है।
वी आर कितना आई आर, और वी सी कितना वी सी, यहाँ पर कितना होगा, दिस इज इक्वल टू एक्स सी, है ना। तो आई इंटू एक्स सी, समझ आ रहा है कि नहीं, आई इंटू रेसिस्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ में आ रहा है सबको, आ रहा है कि नहीं। सो दिस इज आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या हो गया कॉमन, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, आई स्क्वायर का अंडर रूट आई, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर का अंडर रूट। समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ से v अपॉन आई आपका क्या आ गया भाई, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। सो यहाँ से v अपॉन आई को फिर से क्या लिखेंगे, z, है ना। सो z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट इज दिस अगेन, इम्पिडेंस, ठीक है, इम्पिडेंस फॉर आरसी सर्किट, इम्पिडेंस फॉर आरसी सर्किट, ठीक है। ये ध्यान में रखना है क्योंकि इम्पिडेंस दोनों जेड ही है ना। तो इसमें आप वहाँ पर लिख देंगे, वहाँ पर क्या था उस जगह पे, इम्पिडेंस फॉर एल आर सर्किट या आर एल सर्किट, और ये हो गया इम्पिडेंस फॉर आर सी सर्किट, ठीक है, या सी आर सर्किट। क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए फिर से हम लोग देखते हैं ये वाला थोड़ा, ये एंगल वेंगल का काम, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा आपका, दिस एंगल अगेन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाई, है ना। रिजल्ट फर्स्ट वाले वेक्टर के साथ या फिर इसके साथ ले लीजिए, फर्स्ट वेक्टर कौन था, वी आर, तो वी आर और रिजल्टेंट के साथ एंगल कितना बन रहा है, फाई, ठीक है। तो tan फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर वी सी अपॉन वी आर, नहीं, सो वी सी अपॉन वी आर। सो व्हाट इज वी सी, आई एक्स सी, वी आर आई आर। तो tan फाई यहाँ से क्या हो गया, एक्स सी अपॉन आर, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर, सही है। तो यहाँ से tan फाई की जो वैल्यू आ गई आपको, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी आर, ठीक है, समझ आ रहा है सबको। tan फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी आर, दैट्स इट।